राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब बदल दिया गया है और अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए काफी चर्चित है और इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 फूलों की प्रजातियां हैं। और इस गार्डन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आम लोगों के लिए खुलवाया था। तब से आज तक हर साल स्प्रिंग सीजन में इसे लोगों के लिए खोला जाता है। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। कहावत है कि मुगल गार्डन देश के राष्ट्रपति भवन की आत्मा है और मुगल गार्डन का एक हिस्सा खास गुलाब की किस्म के लिए जाना जाता है। 31 जनवरी से मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कहा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के बगीचों के नाम बदले जा चुके हैं और इस वक्त आप देखिए बोर्ड बदला जा रहा है। अमृत उद्यान जो है वो इसको कर दिया गया है और यहाँ पे अभी जो बोर्ड है वो भी बदला जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार मुगल गार्डन के नाम को बदलने की जो कवायद है वो चल रही थी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और कई लोगों की मांगे भी थी। तो अब जो राष्ट्रपति भवन के बगीचों का जो नाम है वो अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस मुगल गार्डन का नाम जब चेंज किया गया तब अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और इस अमृत उद्यान में तमाम तरीके की फूलों की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलेगी और आम जनता के लिए भी इसको अब खोला जाएगा। तो निश्चित रूप से जो निशानी है, चाहे अंग्रेजों की बात करें या मुगलों की बात करें, उसको मिटाने का जो एक प्रयास है कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी। और आम बजट पेश होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। सरकार का आम बजट, पूरा ध्यान है बजट पे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से व्यापारियों से लेकर नौकरी पेशा वर्ग तक सभी को बहुत उम्मीदें हैं और सभी की नजरें आम बजट पे हैं। वहीं आम लोगों के जीवन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और आम आदमी इस आम बजट में सरकार से क्या कुछ चाहते हैं वो सुनते हैं। बजट पेश होने वाला है, ऐसे में देश के आम लोगों की काफी उम्मीदें सरकार से हैं, लेकिन ऐसे में ऑटो वाले क्या सोचते हैं, उनको सरकार से क्या कुछ और बेहतर चाहिए, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग लगातार ऑटो चला रहे हैं, देश का आम बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ आप लोगों की उम्मीदें हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है? हम लोग का स्टैंड हो, सम्मानित जिंदगी हो, सीएनजी में कुछ छूट हो। 42 रुपये सीएनजी थी भी 1 साल पहले, आज 80 पहुंचा दिया। किराया वहीं है। स्पेयर पार्ट इतने महंगे हो गए हैं, जो नट बोल्ट 2 रुपये का था आज 10 रुपये का है। जो ऑयल 150 लीटर था 300 लीटर है। रोड टैक्स, परमिट, सबके टैक्स बढ़ गए। जो टायर 800 का था 1600 टायर है। यही बात है सर, महंगाई बढ़ती जा रही दिन पर दिन। तो चक्की की तरह पीसने वाले हैं जी। जो चीज़ पहले 600 की थी 1300 की हो रही है। जो काम 100 रुपये का लेवल होता था आज 300 हो गया। जो चीज़ 40 रुपये थी 140 रुपये लीटर आज 295 रुपीज़ लीटर होगी। हम क्या कर सकते हैं? हम तो जैसे गवर्नमेंट करेगी हम तो उसके हिसाब से चलते हैं। हम छोटे आदमी, हम क्या बोल सकते हैं? केजरीवाल ने धोखा दिया है हमें तो, सब ऑटो वालों को। जिस हिसाब से उसने ऑटो वालों को ये कहा था कि ऑटो वाले चलेंगे जब भी सीएनजी बढ़ेगी तभी रेट बढ़ाएंगे, हैं? अब सीएनजी 40 की जगह 80-81 रुपये पड़ती है हमें। केंद्र सरकार तो सही कर रही है, जो कुछ कर रही है। आप लोग ऑटो चलाते हैं, केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है, बजट से काफी उम्मीदें रहती है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है? आज के टाइम में 80 रुपये 82 रुपये गैस हो गए, डबल हो गया और किराया वो देते नहीं है। पब्लिक जो भी है वही पुराने रेट देती है आज के टाइम में भी, कि इतने में हम जाते थे इतने में ही जाएंगे, इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं। चलो जी कोई बात नहीं, मजबूरी में क्या करें जी, बच्चे पालना, गाड़ी का 500 रुपये का किराया निकालना गैस का निकालना, घर का निकालना, इस चक्कर में चलो जी करते रहते हैं। अभी मीटर पे भी पैसे नहीं बढ़े, ये हो रहा था कि मीटर पे पैसे बढ़ेंगे, मीटर तक पे पैसे नहीं बढ़े। अगर मीटर पे कुछ पैसे बढ़ जाए तो हम तो मीटर से ले आने को तैयार हो जाएं। ज़्यादातर सवारी मिलती है वो कहती है मीटर से चलो, मीटर से चलो। अब मीटर से कहाँ से हिसाब आएगा बताइए आप खुद, इतनी महंगाई। सीएनजी के रेट्स में कमी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए या फिर मीटर पे पैसे बढ़ने चाहिए। 10 रुपये किलोमीटर पहले भी था, जब 42 रुपये गैस थी, आज 80 रुपये गैस, आज भी 10 रुपये किलोमीटर है। बिल्कुल साफ तौर पे आप दिल्ली के ऑटो वालों को सुन रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं ऑटो वालों को झेलनी पड़ती है और केंद्र सरकार से कई उम्मीदें भी हैं जो इस आम बजट में ऑटो वाले चाहते हैं कि उसमें बदलाव भी हो। देश का आम बजट पेश हो रहा है, ऐसे में लोगों की क्या कुछ उम्मीदें सरकार से हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं।
सर, आम बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ आप लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार और क्या बेहतर कर सकती है आम जीवन में? सरकार यही बेहतर कर सके, थोड़ा महंगाई में थोड़ा कंट्रोल करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारी देश बहुत सुरक्षित है, बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारी बाहर में भी, विदेशों में भी जितना इज्जत मिल रहा है, हमें इतना इज्जत मिले, और मोदी जी को हम बड़ी बड़ी सलूट मारते हैं। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है या महंगाई जो है वो कंट्रोल हुई है? नहीं, महंगाई में हर देश में जितना महंगाई है उससे हमारी इंडिया बहुत फास्ट है, उतना महंगाई हमारे इंडिया में नहीं है। जैसे पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में कितना महंगाई है, भूखमरिया में चल रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल है। वो तो मिडिल क्लास से भी बाहर जा रहा है उसका। इतनी महंगाई हो गई है, सोचना पड़ता है क्या लें क्या ना लें। तो बेसिक थिंग इज़ फूड। आई थिंक सो दे शुड फोकस ऑन फूड। यस श्योर। और सस्ता करना चाहिए ज़रूर। मतलब सब्जियां, फल, अनाज भी। अनाज तो वैसे भी सब्सिडाइज करती ही है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी जो फल और सब्जियां हैं वो भी, उस पे थोड़ी सी कटौती लगानी चाहिए महंगाई पे। सरकार अभी वैसे भी अच्छी व्यवस्था में चल रही है। और टैक्स से रिलेटेड मैं बात करूं तो आम नागरिक के लिए या जो हायर इनकम वाले हैं सबके लिए टैक्स में रिबेट मिला है, डिस्काउंटेड है, पहले से कम हो गई हैं। आप परसेंटेज अब देखेंगे तो पहले 10, 20, 30 था, वो अब उन्होंने 5, 10, 15, 20 ऐसा करके स्लैब बना दिया है। तो मेरे हिसाब से आज के तारीख में ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार से यही ज़्यादा दरख्वास्त है कि कॉलेज की सीटें या कॉलेज के ऊपर जैसी भी पढ़ाई का जो भी एजुकेशन से हम रिलेटेड ही बोल सकते हैं, काइंड ऑफ सीटें और बढ़ाए कॉलेज से, और भी ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ाए। क्योंकि जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स कोचिंग में इतनी ज़्यादा फीस दे के पढ़ने आते हैं, लेकिन फिर एट दी एंड जब हमें जॉब नहीं मिलता। और साथ ही साथ सरकार भी हमारे एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रही। ज़्यादा इस साल और ज़्यादा एजुकेशन पे और ज़्यादा बजट बढ़ाया जाए। क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार बेहतर कर सकती है? आप क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं? बहुत कुछ बेहतर कर सकती है, और मांग तो यही रहेगी, सीटें बढ़ेंगी तो फिर और भी लोग एजुकेटेड रहेंगे। और क्या ऑनलाइन ज़्यादातर हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रही है, कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन ही ज़्यादातर चलना चाहिए। और डिजिटल के मामले में तो रोज़ डिजिटल तो हर सेकंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अच्छा, नई शिक्षा नीति भी सरकार लेकर आई है। आपको लगता है कि पिछले जो पाठ्यक्रम होते थे, जिस तरीके से पहले पढ़ाई होती थी, उसको बदलने की जो जरूरत है वो वक्त की मांग है? हाँ, वो ज़रूरी है। साफ तौर पे आप इन युवाओं को सुन रहे थे, इन छात्रों को सुन रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो परेशानियां हैं वो इन युवाओं को, इन छात्रों को भी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार को जो बजट है वो लाना चाहिए, और शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भी ध्यान जो है वो देना चाहिए। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष के पद पे अलका सरोज पासवान को नियुक्त किया। साथ ही राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत अनुराग ने दिल्ली सरकार पे हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, रेप जैसे जघन्य अपराध खत्म हुए, वैसे ही दिल्ली में भी होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले शराब को लेकर बढ़ावा दिया, फिर क्राइम कहां से खत्म हो सकता है। इसका उद्देश्य है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वजातीय धर्म संप्रदाय के लिए काम करना। हिंदू वाहिनी और केंद्र सरकार, भाजपा सरकार सबके लिए काम कर रही है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार बेटियों साथ में उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, उसके लिए यहाँ भी भगवा सरकार आनी आवश्यक है। तो भगवा सरकार नहीं, तब तक तो हिंदू वाहिनी यहाँ पर कवर करेगी। हम लोग अपने स्वयं सेवा से काम करेंगे, बेटियों को सशक्त बनाएंगे, उनके साथ उत्पीड़न हो रहे हैं उनको केंद्र तक पहुँचाएंगे। मैं आज भी माननीय राजनाथ सिंह जी के पास से भी मिल के आया 8 घंटे पहले एक बेटी के मामले में। और यहाँ पर महिला को इतना सशक्त कर देना है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में आपका सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होना चाहिए बेटियों के लिए, शिक्षा की। दिल्ली में जिस प्रकार का औरत बेटियाँ मुकाबला कर सकें और उनको जो है क्वालिफिकेशन शिक्षा मिले उनको। दूसरा चीज़ जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र पूर्ण रूप से देखे, और जितने भी अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनको तत्काल सस्पेंड करके नए अधिकारी को चयन किया जाए। और दिल्ली में जितना भी ये मुफ्त पानी बिजली नाम घोटाला हुआ उसको खोला जाए, ताकि जनता तक जो है असली पैसा पहुंच सके। ये जो इनके घरों में जा रहा है, कोठियाँ बन रही हैं, तो उन कोठियों पे ताला लग सके और सरकार उस पैसे को जब्त करे। जिस प्रकार सिसोदिया जेल में पड़े आप देख रहे हैं ना, ये लोग धन कुबेर हो चुके हैं, ये जनसेवा करने नहीं आए। तो दिल्ली में माहौल बदलने आए हम लोग। भाजपा को पूरा सशक्त किया जाएगा यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी को। और दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए।
विधायक ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी एमसीडी में अपनी सत्ता जमाना चाहती है, इसलिए बीजेपी बार बार सदन में हंगामा कर मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही। इसे लेके हमारे संवाददाता कमल किशोर ने विधायक मदन लाल से बात की। सदन के अंदर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में मेयर चुनाव को लेकर लगातार हंगामा होता रहा है और आज कोटला मुबारकपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल भी अभी भाजपा के नारेबाजी और मेयर चुनाव के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे ना मेयर चुनाव को लेकर? जिस तरीके से भाजपा एमसीडी में हारने के बावजूद मेयर की गद्दी पर आसीन होना चाहती है, उसी के मद्देनजर पहले उन्होंने पीठासीन अधिकारी को गलत तरीके से नियुक्त किया। उसके बाद नॉमिनेटेड सदस्य अपनी मर्जी से 10 बनाए जो बिल्कुल गैर कानूनी है। वो न केवल सामाजिक लोग हैं बल्कि एक विशेष पार्टी के लोग हैं और फिर उनको शपथ दिलाने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि बीजेपी हताशा में, निराशा में जानबूझकर अपने पापों को छुपाने के लिए और अपने जो उन्होंने गबन किया उन छुपाने के लिए बीजेपी एमसीडी पे सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जो आम आदमी पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और न करने देगी। लगातार सदन में भी इस बात पर इसीलिए हंगामा होता रहा है। हम उनसे संख्या बल में जाता है, संख्या बल के हिसाब से ओबीसी हमारा ही चुने जाएंगे, पर तो फिर भी वो लगातार उसको डिसरप्ट करते हैं, रोकते हैं, बाधित करते हैं और ये जानबूझ के करते हैं जिससे इलेक्शन ना हो पाए और मेयर का चुनाव ना हो पाए। क्या मांग आप रख रहे हैं? सदन कहते हैं हम चाहते हैं कि इलेक्शन चूंकि जल्दी से जल्दी कराने की जरूरत थी मेयर का, क्योंकि दिल्ली के कान सफर कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनको होना चाहिए और यही कारण है कि हम लगातार कोशिश करते हैं। जब हार गए तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। ये आने वाले चुनावों की कोई वो संभावना नहीं, आने वाले चुनाव अभी बहुत दूर है, पर मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी ये हताशा में कर रही है क्योंकि उनको आगे भी इलेक्शनों में अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जिससे उनको कुछ लाभ मिले, बेईमानी से ही सही, पर लोग इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सारे लोग कितने ज्यादा, सब लोग यहाँ जिससे भी बात करेंगे वो यही कहेंगे कि हाँ बीजेपी गलत कर रही है। बात करने के लिए तो आपने देखा किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव को लेकर लगातार बातें कर रही है और अभी आप देख रहे हैं महल चंदा भी लोधी कले में कोटला मुबारकपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल भी भाजपा के खिलाफ नारे लगाते कह रहे हैं कि भाजपा शर्म करो और मेयर के चुनाव जल्द कराओ। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के हौज खास में एक डकैती का मामला सामने आया है जिसे दिल्ली पुलिस ने महज हफ्ते भर में सुलझा दिया। इस वारदात को 3 लड़कों ने अंजाम दिया था। एक दुकानदार को उसकी ही दुकान में घायल करके इन बदमाशों ने उसके लॉकर से करीब 16 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। इसे लेके डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 22 जनवरी को हमें एम्स ट्रॉमा सेंटर से एक इत्तला मिली असॉल्ट से रिलेटेड। उसके बाद कंप्लेनेंट को हमने थाने में बुलाया। कंप्लेनेंट ने बताया कि रात में वो अपनी उसकी दुकान है अगरबत्ती और ये पूजा सामग्री से संबंधित दुकान है, वो अपनी दुकान में सो रहा था। रात में करीब 2:45 बजे वो दुकान से बाहर निकला। उसके दुकान के बाहर वॉशरूम है, वॉशरूम यूज़ करने के लिए वापस आके जब ये सोया तो 2 लड़कों ने इस पर हमला किया। 2 लड़कों ने हैमर से, हथौड़े से इसको सर पे काफ़ी वार किए जिसमें इसको इंजरी भी हुई और इससे लगातार पूछते रहे कि लॉकर की चाबी दो और हमें पैसे उसमें से चाहिए। तो इसने प्रिटेंड किया कि ये अधमरा हो चुका है और इसने लॉकर की चाबी उन लड़कों को दे दी। सब्सिक्वेंटली उन लड़कों ने करीब, इसके कंप्लेंट के अनुसार करीब 16.5 लाख रुपए इसके लॉकर में थे जो कि लेकर के ये लड़के भाग गए। इस कंप्लेंट के बाद हमारे लिए बिल्कुल ये क्लूलेस और ब्लाइंड रॉबरी का केस था। इमीडिएटली रॉबरी का एक पर्चा हमने रजिस्टर किया हौज खास थाने में और इसको वर्कआउट करने के लिए काफ़ी टेक्निकल और जो भी हमारा ह्यूमन सर्वेलेंस था उसका हमने उपयोग किया। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे हमने आइडेंटिफाई करा कि ये महरौली के एरिया में गए हैं। हमारी टीम एक गठित हुई जिसमें टोटल 10
सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर ATO और SHO हौस खास की बनाई गई, जिन्होंने लगातार 3 दिनों तक काम करते हुए फाइनली मोदी नगर और बागपत तक हमने रेड किया। और ब्लैकमेलिंग कर जबरन वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पे पीड़िता से बात की और उससे दोस्ती की। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर का एक दूसरे को दिए। आरोपी उसे व्हाट्सएप पे नियमित रूप से मैसेज करता था और बाद में उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। जिला की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम के जरिए महिलाओं से दोस्ती करता था और कोशिश करता था उनसे बातचीत करके कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उनसे प्राप्त कर ले और उसके बाद उनका एक्सटॉर्शन किया करता था। एक महिला जो हमारे ही इलाके के रहने वाली हैं वो इसके झांसे में आ गई। उन्होंने जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दी कि वो इंस्टाग्राम के ज़रिए इस व्यक्ति से मिली थी। फिर उसके बाद इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए, फ़ोन से बातें होने लगी और वीडियो कॉल के ज़रिए उसने इस महिला को झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर एक इनका सेमी न्यूड वीडियो शूट कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और वो रिकॉर्डिंग दिखाकर वो इसका फिर एक्सटॉर्शन कर लिया। और दिल्ली में इन दिनों लगातार अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल कर दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरीके की आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। पहले भी इस तरीके की मॉक ड्रिल उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में हो चुकी है। आज इंद्रलोक इलाका, जो कि दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है, वहां पर मॉक ड्रिल कर सभी विभागों की सक्रियता को देखा गया। दिल्ली के अंदर ब्लॉक में अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर यहाँ पे तैयारियों को परखा गया।